जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। मैं गोविंद सर आप सभी का कैरियर एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 10 सर्कल के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। सर्कल यानी वृत्त, वृत्त होता क्या है इसके बारे में समझेंगे और इसमें जो बेसिक बातें हैं आज के इस लेक्चर में होने वाला है। साथ ही साथ हम लोग 10.1 को भी आज ही समाप्त करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो कोर्स है वो क्या है कि अगर हमें सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो भैया तो फिर उगता हुआ सूर्य भी मुझे डूबता हुआ दिखाई देता है। तो यही सही समय है आपकी तैयारी के लिए और जो समय बचा हुआ है इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, मैनेज करना है, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और आपके मार्क्स भी क्या आ जाए, अच्छे आ जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल होता क्या है और सर्कल से संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। जैसा थ्योरम दिया है 10.1 इसके बारे में समझेंगे कि ये 10.1 थ्योरम होता क्या है। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में कुछ फिलअप करने के लिए दिया गया उसको भरेंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 4 है। तो सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे जो हमें आज समझना है वो क्या है, सर्कल। और सर्कल होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले वृत्त। भैया अगर हम वृत्त की परिभाषा समझें, सर्कल की परिभाषा, तो क्या हो जाएगा यहां से। अगर हम यहां सर्कल की परिभाषा समझते हैं कि हमारे पास जो है वो वृत्त, वो सर्कल होता क्या है, वृत्त क्या होता है। सर्कल यानी वृत्त होता क्या है। जैसे अगर मान लो हम एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये हमारा एक पॉइंट है जो फिक्स है। अब इस फिक्स पॉइंट से कोई निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी क्या है भैया, ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हुआ और इस पॉइंट पर से मैंने क्या एक फिक्स दूरी पर यानी निश्चित दूरी पर क्या ले लिया, ऐसा बिंदुओं का समुच्चय लेते हैं। बिंदुओं का समुच्चय का मतलब होता है बिंदुओं का समूह, जो क्या हो जाए दिए गए बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होता है। यानी हमारे पास कोई एक फिक्स पॉइंट है, एक कोई बिंदु है, उस बिंदु से क्या एक कोई कांस्टेंट दूरी होगी, अचर दूरी होगी। अचर दूरी पर क्या हो जाए, बिंदुओं का एक ऐसा समूह, बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो किसी दिए गए बिंदु से क्या होता है, अचर दूरी पर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। बात समझ में आ गई कैसे भैया, चलो बताते हैं कैसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा इसको आगे हटा लेते हैं हम लोग, फिर क्या हो जाएगा। अभी इसको ऊपर कर देते हैं। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ हम लोग ये लिखेंगे बिंदुओं का, बिंदुओं का ऐसा समूह, ऐसा समूह, समूह को ही हम लोग समुच्चय भी कहते हैं, याद रखेंगे हम लोग, समुच्चय, जो किसी दिए गए बिंदु से, जो किसी दिए गए बिंदु से, बिंदु से क्या होता है, अचर दूरी पर, अचर दूरी, इसी को हम लोग कहते हैं निश्चित दूरी। क्या कहते हैं, निश्चित दूरी। अचर दूरी या निश्चित दूरी पर हो, दूरी पर हो तो उसे क्या कहेंगे, हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। तो उसे वृत्त कहते हैं। ये हो जाएगा अगर आपसे कोई पूछ ले। एक बात और यहाँ पे थोड़ा सा शायद और कर लेंगे, समतल में बिंदुओं का ऐसा समुच्चय। अगर यहाँ पे हम एक बात और जोड़ देते हैं वो क्या हो जाएगा, समतल में, जगह तो है नहीं तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, यहाँ पे सर्कल को हटा देते हैं। यहाँ पे लिखते क्या है, यहाँ लिखते हैं समतल में, समतल में बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, समतल में बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो क्या हो जाए भैया, किसी एक दिए गए बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सर्कल कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पे, सर्कल कह देंगे। आई बात समझ में। अब ये हमने इसका फिगर पहले से बनाया था तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फिर से इसको नीचे ला करके कुछ ऐसा ये हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वृत्त क्या होता है तो बता दोगे ना कि समतल में अगर हम कोई फिक्स पॉइंट ले लें
तो भैया उस फिक्स पॉइंट से अगर हम निश्चित दूरी पर क्या बना दें, अचर दूरी या निश्चित दूरी पर बिंदुओं का समूह ले ले, ग्रुप ले ले, तो उसे हम लोग कहते हैं वृत्त। क्या कह देंगे? वृत्त कह देंगे। ये बात है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हमने कहा ये वृत्त है, एक वृत्त हम बना लेते हैं वैसे भी ग्राफ से भी है। तो क्या हो जाएगा ये, जैसे मैंने कहा मान लो ये आपके पास एक कोई वृत्त है, ये एक वृत्त ले लिया है। अब यहां समझना ये है, ये वृत्त हो गया। समझना क्या है, इसका जो सेंटर होगा भैया वो क्या होगा, बीच में होगा। ये एक सेंटर हो गया जिसका नाम रख देते हैं हम लोग ओ। ओ मतलब ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है केंद्र। क्या रखा मैंने यहाँ पे? ओ, ओरिजिन। अब यहां से अगर मैं ये जो दूरी कह रहे हैं, ये दूरी, ये दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अचर दूरी कह रहे हैं, यानी कांस्टेंट डिस्टेंस, अचर दूरी। ये अचर दूरी पर क्या होगा, कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे, ऐसे इस लाइन पर ऐसे कई सारे पॉइंट होंगे जो क्या करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे। ये ऐसा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब वृत्त पे क्या होता है, एक बिंदु तो होता नहीं, बिंदुओं का समूह होता है। तो कितने बिंदु हो सकते हैं? कई सारे हो सकते हैं। तो हम ये से अगर पूछा जाए कि वृत्त कितने बिंदुओं से बना, तो कभी भी नहीं बता सकते। काउंटलेस होते हैं ये, इनकी गिनती हो नहीं सकती है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो आप दूरी की बात कर रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस। क्या कह देंगे? रेडियस कह देंगे, मतलब त्रिज्या कहते हैं। जो हमारे पास क्या होता है, दिए गए बिंदु से क्या होता है, अचर दूरी पर क्या होता है, बिंदुओं का समूह होता है। वहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसको किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। और याद रखेंगे भैया, इस लाइन को जहां पे हम लोग ये काला काला डॉट्स चलाए हुए हैं, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, मतलब परिधि कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात और याद है भैया कि अगर सेंटर से कोई लाइन जा रही है, मैंने कहा सेंटर से, मान लो ये एक लाइन गई, ये सेंटर से ये, तो अगर कोई रेखा सेंटर से जाती है तो उसका नाम हो जाता है क्या, डायमीटर, व्यास। इसका मतलब वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, जाने वाली जो रेखा है, अगर सिर्फ देखो भैया काट के बाहर ना जाए, छेदक रेखा नहीं, हमने कहा वृत्त के केंद्र से जाए, लेकिन कहां तक ही जाए, बस दो बिंदुओं को टच करते रहे। तो भैया रेखा जो होगी वो वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, रेखा व्यास कहलाती है। क्या कहलाएगी? व्यास कहलाती है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, जो व्यास होता है ना भैया, उस व्यास को हम लोग लिखते क्या है, समझोगे ध्यान से। जो व्यास होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस त्रिज्या, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस त्रिज्या, इसका व्यास जो होता है वो डबल त्रिज्या के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब व्यास जो हो जाएगा वो त्रिज्या का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ये याद रखना है। अच्छा, फिर अगर मान लो यहां जैसे मैंने कहा ये कोई भाग लिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर तो भी बताते हैं सर। क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ये वाले भाग की बात करते हैं, सिर्फ इतने हुए भाग को भैया, सिर्फ इतने भाग को हम कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप, जिसको आर्क पढ़ते हैं, ARC, आर्क। अच्छा, यहां से ये चाप हो गया, और ये क्या हो गया, रेडियस। ये भी क्या है, रेडियस। तो ये जो बीच में भाग दिख रहा है ना, इस भाग का नाम होता है त्रिज्यखंड। क्या होता है? त्रिज्यखंड, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये कुछ बेसिक पार्ट था, हम लोग परिचय पढ़ रहे हैं किसका, सर्कल का, तो समझ लेते हैं। ये क्या है, ये वाले भाग को हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा। तो समतल की बात हो गई। अब आ जाते हैं हमें जो चैप्टर में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसको थोड़ा से और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सर्कल हो जाए, जैसे मैंने कहा सर्कल बना लिया जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा। एक सर्कल को हम यहां बना लेते हैं, कुछ ऐसा, और एक सर्कल हम लोग और बना लेते हैं, कुछ ऐसा। एक सर्कल हम लोग और बना लेते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, 3 सर्कल ले लिए, इनको थोड़ा सा सही लगा दिया जाए, कुछ ऐसा, और ये वाले को भी, और ये वाले को भी। ठीक है, दिख रहा होगा अच्छा सा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 सर्कल लिया। अब रेखा को ले लेते हैं, यहीं पे
और अगर हम रेखा को ले लेते हैं यहां से तो हो जाएगा भैया एक लाइन है, हाँ कुछ ये है, एक लाइन ये है हमारे पास, कुछ हमने ये 3 लाइनें ले ली हैं। अब थोड़ा समझिएगा, हमें समझना इसमें क्या है। एक रेखा है जो मैंने यहां पे खींची है, यहां पे, जो कि इस वृत्त को क्या कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा है। और दूसरी रेखा मैंने ये ली है जो क्या कर रहा है, मान लेते हैं यहां वृत्त को किसी एक भाग पर टच करते हुए जा रहा है, कुछ ऐसा ये। और दूसरी रेखा मैंने यहां पे ली है जो वृत्त को क्या कर रहा है, किसी 2 पॉइंट पर काट रहा है, ये हो जाएगा। हमने 3 चित्र लिया है, ये भैया हमारा पहला चित्र हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से पहला चित्र हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा दूसरा चित्र हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरा चित्र हो जाएगा। समझिएगा। अब इसमें समझना क्या है, देखो ये हमारे पास कोई सर्कल था, मैंने लिया इसका ये सेंटर है, और ये सर्कल लिया, मान लो ये इसका सेंटर है, और ये सर्कल लिया, ये इसका क्या है, एक सेंटर है, ठीक है, जिसको हम लोग ओ से व्यक्त करते हैं, ओ। और मान लेते हैं ये जहां टच कर रहा है उसका नाम रख देते हैं ए, और यहाँ तो कोई टच ही नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसका नाम तो ओ रखेंगे, लेकिन इस ना टच करने वाली लाइन का नाम रख देते हैं हम लोग पी और क्यू। क्या रख देंगे इसका नाम, यहाँ पे पी, और इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे क्यू। तो फिर यहाँ भी इसका नाम रखेंगे पी और इसका नाम रखेंगे क्यू। यहाँ पर भी ये क्या होगा, पी होगा, और क्या होगा, ये क्यू होगा, लेकिन 2 बिंदुओं पर क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग और बड़ा बना लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा भैया, ये कुछ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इस रेखा का नाम भी रखेंगे हम लोग P और Q, और यहाँ पे रखेंगे इसका नाम हम रख देते हैं A, और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं हम लोग B, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझने की बात क्या है, इस वाले चित्र को देख के क्या लग रहा है सर, इस वाले चित्र को देख के लग रहा है कि जो बिंदु यानी जो वृत्त हमारे पास और जो रेखा है उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ इसको हम कह देंगे, फिर ये रेखा क्या हो जाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अप्रतिच्छेदी का मतलब क्या हुआ है, हमसे अगर कोई पूछे कि इसका परिभाषा बता सकते हो क्या, तो हम बता देंगे हाँ, इसकी परिभाषा जो बन जाएगी भैया, जब क्या हो जाए, जब वृत्त और रेखा का कोई भी बिंदु का क्या करेंगे भैया, कोई भी बिंदु क्या हो, कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ ना हो, तो यहाँ पे बिंदु उभयनिष्ठ ना हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ये हो जाएगा आपका अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब समझिए भैया, अप्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि जब हमारे पास क्या हो जाए कि हमारे पास सर्कल में, या सर्कल का पॉइंट होता है ना भैया, इधर कई सारे पॉइंट ऐसे होंगे। अब रेखा पर भी क्या होता है, कई सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। अब दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है ना भैया, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा ये रेखा और ये वृत्त, इसका मतलब रेखा अप्रतिच्छेदी हो जाएगी, अप्रतिच्छेदी रेखा, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर इसका मतलब अगर 1 पॉइंट पे रेखा टच करती है उसका नाम होता है स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा,
याद रखेंगे स्पर्श रेखा के बारे में। स्पर्श के बारे में कोई हमसे पूछ ले परिभाषा क्या होती है, तो हम बताएंगे यहीं पे कि जब वृत्त और रेखा में क्या हो जाए भैया, एक बिंदु उभयनिष्ठ हो जाए, सिर्फ एक, केवल एक, यानी क्या हो जाए, जब वृत्त और रेखा में, जब वृत्त और रेखा में क्या हो जाए, केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो उसे, या फिर ये कह सकते हैं, तो उस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। तो उस बिंदु से जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाएगी, स्पर्श रेखा कहलाती है। ये हो जाएगा भैया इसकी, अगर कोई हमसे पूछे परिभाषा के बारे में बताओ या इसके बारे में बताओ, तो ये हो जाएगा। दूसरी बात और नोट करने की बात क्या भैया, ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है ना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कह देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्पर्श बिंदु के बारे में। और इस रेखा का नाम क्या होगा सर, इस रेखा का नाम हो जाएगा, इस रेखा का नाम स्पर्श रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। ये बातें आपको याद रखना है, जो कि क्वेश्चन में हमें देखने को फिर से मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई बिंदु कॉमन नहीं था तो अप्रतिच्छेदी हो गई, एक बिंदु कॉमन हुआ तो स्पर्श हो गई। अब दो बिंदु कॉमन है तो भैया इसका नाम पता है क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा छेदक रेखा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है, समझ में आ गया होगा कि सर जब वृत्त और रेखा का क्या हो जाए, कोई दो पॉइंट क्या हो जाए, उभयनिष्ठ हो जाए। जब कोई दो पॉइंट उभयनिष्ठ होगा तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, छेदक रेखा कह देंगे। बात समझ में आई भैया। तो यहाँ पे क्या रहा है, दो बिंदुओं को क्या कर रहा है, कॉमन साझा कर रहा है। जब दो बिंदुओं को साझा करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा। कितनी हो सकती है, कई सारी हो सकती हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन स्पर्श रेखा जो होती है भैया, वो अगर देखा जाए तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। अगर हम अनेक खींचने की बात करेंगे तो चलिए समझते हैं, क्या अनेक खींच सकते हैं क्या किसी एक बिंदु पर, तो अनेक नहीं खींच सकते। कैसे दिखाते हैं अभी आपको हम। जैसे मान लो अगर मुझे सर्कल बनाना पड़ जाए, तो मैंने कहा ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये देखो। अब सर्कल हम लोग बना लिए हैं, तो भैया अगर मान लो एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट पर अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन खींचने की बात करते हैं तो टच नहीं कर रहा है, मान लो ये टच कर रहा है एक पॉइंट पर, तो एक ही हुआ। लेकिन अगर हम और खींचने की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फिर काटना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब हुआ एक पॉइंट पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, कई सारी नहीं होती। नोट करना ये बात को, एक सर्कल के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा एक ही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, इसमें और बातें हमें क्या करनी चाहिए। हम लोगों ने सर्कल को समझा, सर्कल की बात की, और सर्कल में हम लोगों ने समझा स्पर्श बिंदु क्या होता है, छेदक रेखा क्या होती है, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में समझा। आ जाते हैं थोड़ा सा एक बार सर्कल को और बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लो मैंने ये सर्कल ले लिया जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है भैया, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हाँ अब दिख रहा होगा, सर्कल रेड में कर दिया। अब यहां पे देखिए भैया, अगर मैंने यहां पे कोई लाइन खींचने की बात की, वो लाइन कैसा हो सकता है, थोड़ा समझेंगे। जैसे मैंने कहा एक पॉइंट पर खींचेंगे तो एक पॉइंट पे जो लाइन होगी वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। अगर दो बिंदुओं से होकर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। और अगर मान लो भैया याद रखिएगा, अगर मान लो हम इस बिंदु से परिधि तक वृत्त के अंदर खींचते हैं, अगर वो सेंटर से नहीं जा रही है, इसको हम जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कह देंगे। क्लियर है ये बातें।
ठीक है। अब इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे हमारे पास प्रमेय जो है, पहला प्रमेय क्या है। जैसे ये दिया गया है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब भैया अगर हम इसको थोड़ा चित्र बना के समझें तो इसका चित्र जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। मान लो ये हमने एक चित्र सर्कल ले लिया, कुछ ऐसा। अब सर्कल के बाद हमें क्या चाहिए, हमें एक लाइन चाहिए, रेखा चाहिए। यही तो कहा वृत्त के किसी एक बिंदु से। तो भैया वृत्त के किसी एक बिंदु से एक लाइन खींचेंगे हम लोग, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक लाइन। ये कुछ ऐसा होगा, एक बिंदु से जा रहा है तो ये हो जाएगा। इस पॉइंट को हम कुछ इसका नाम दे देंगे और इसका सेंटर भी तो होगा, तो ये हमारे पास एक सेंटर हो जाएगा जिसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, ओ मतलब ओरिजिन। और इसका नाम क्या रखेंगे, पी। और रेखा का नाम क्या रखेंगे, यहाँ रेखा का नाम रख देंगे हम लोग ए, और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब समझते हैं, कहा वृत्त के किसी एक बिंदु से, तो हमने वृत्त बना लिया और वृत्त पे एक बिंदु ले लिया और बिंदु से क्या है, बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच दिया जिसका नाम क्या रखा, ए बी। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, भैया ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जो जाएगी, ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जो जाएगी कुछ ऐसा, इस पर क्या होती है, लंब होती है, हमें ये बताना है। ठीक है। अब इसको लंब कैसे दिखाएंगे, चलिए एक बात, इसको और थोड़ा सा इस लाइन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगर बढ़ा लेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, यहां से हमारे पास ये हमें सिर्फ लाइन को बढ़ाना है तो कुछ ये हो जाएगा। कुछ ऐसा हमने बढ़ा लिया, इसको यहाँ पे रख देंगे हम लोग क्या, बी। कहाँ जा रहा है ये हो जाएगा। ठीक भैया। अब यहाँ पे एक पॉइंट रख देंगे, ये तो हमारे पास पहले से पता है, बी। हमसे ये कहा गया है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ध्यान से समझेंगे, ये थ्योरम बहुत ही काम का है। प्रमेय तो सबसे पहला काम है, जब हम किसी प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है, ये बात समझते हैं हम लोग। ज्ञात ये है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर, इसका मतलब हो जाएगा ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त में क्या है भैया, ए बी स्पर्श रेखा है। ए बी क्या है, ए बी स्पर्श रेखा है। चलो ये बात समझ में आया कि ओ केंद्र वाले में क्या भैया, ए बी स्पर्श रेखा। तथा और क्या पता है, तथा ये भी पता है कि जो पी है वो क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ये इतना काम हमें पता था सवाल को पढ़ के। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रचना में हम लोगों ने पता है क्या किया, अपने आप से जो काम हम लोगों ने किया उसको रचना में डालेंगे। और हम लोगों ने क्या किया, ओपी को मिलाया, ओपी को क्या किया, यहाँ पे मिलाया, ओपी को मिलाया। तथा एक काम और कर रहे हैं हम लोग, क्या, तथा रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर एक अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु क्यों लिया, एक अन्य बिंदु क्या लिया भैया, क्यों लिया। और क्या करेंगे, ओ क्यों को मिलाया, ओ क्यों को मिलाया। ये इतना काम हम लोग रचना में कर रहे हैं, तो ओ क्यू को भी मिला देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक पॉइंट और लिया जिसका नाम क्या रखा, क्यों, और फिर ओ क्यू को हम मिला देंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा। अब हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल लिया, सर्कल का नाम क्या रखा भैया, ओ, और सर्कल पर एक पॉइंट लिया पी, और यहां से हमने एक बिंदु ले लिया क्यू। अब यहां से आ जाते हैं, जब इसके बाद ज्ञात है
और रचना भी कर लिए, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करके दिखाना है, यहाँ पे सिद्ध करना है भैया। सिद्ध करना है कि जो हमारे पास ओपी लाइन है ना, वो परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। ये दिखाना है ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब इसके बाद इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। जब भी हम लोग क्या थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं उपपत्ति। क्या लिखते हैं? उपपत्ति। मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा उपपत्ति। चलिए फिर उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, ये बात समझते हैं। क्या करना है भैया? सबसे पहली बात ये समझना है, हमने ओ क्यू को तो मिला दिया। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे। मतलब इसको नाम हम दे देते हैं अपने हिसाब से बी। नहीं, बी तो दिया है, इसका नाम रख देते हैं, मान लो एम। कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, एम ये मान लिया। अब हमें ये समझना है कि भैया क्या समझना है उपपत्ति में? उपपत्ति में हम लोग ये लिखेंगे यहां से, चूंकि क्यू जो है वो वृत्त के कहां पर है? वृत्त के बाहर स्थित है। वृत्त के कहां है भैया? बाहर स्थित है। और जो बाहर स्थित होता है वो त्रिज्या से क्या होता है? बड़ा होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हम ये कह देंगे ओ क्यू जो होगा वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? ओ एम से। ओ एम से। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ओ क्यू बड़ा होगा किससे? आर रेडियस से। और चूंकि आर बराबर है यहाँ पे क्या, ओ क्यू फिर तो बड़ा हो जाएगा किससे भैया? ओपी से भी बड़ा हो जाएगा। ओ क्यू क्या होगा? ओपी से भी बड़ा हो जाएगा। क्यों? हमें पता है, आगे लिख देंगे, चूंकि आर जो है वो ओपी के क्या है? बराबर है। आर जो है ओपी के क्या है? बराबर है। तो एक बात यहां से समझेंगे, फिर क्या बात समझनी है हमको भैया? अब यहां देखिएगा, एक और पॉइंट ले लेते हैं अपने समझने के लिए। भैया इसको तो हमने दिखाया बाहर है, और वृत्त के बाहर जो पॉइंट होता है वो हमेशा रेडियस क्या होगा? बड़ा होगा। फिर तो सर अगर हम एक पॉइंट और ले लें, मान लो कुछ है ऐसा, ये ऐसा, तो यहां पर भी क्या है? ये भी तो वृत्त से बाहर है। अगर ये भी बाहर है तो ये भी रेडियस से क्या होगा? बाहर होगा। मान लो और पॉइंट लेना चाहे तो मान लो बाहर और हम ले लें ये, तो ये भी क्या है सर? ये भी रेडियस से बाहर है। इसका मतलब है कि जो सबसे कम दूरी होती है, अगर किसी भी पॉइंट के बीच अगर हम कम दूरी देखें, सबसे कम न्यूनतम दूरी, तो वो न्यूनतम दूरी हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर हम किसी दो पॉइंट के बीच कम से कम गैप देखें तो सीधी जो डिस्टेंस होगी दोनों पॉइंट के बीच, वही क्या कहलाएगा? न्यूनतम दूरी कहलाएगी। इसका मतलब जो हमेशा न्यूनतम दूरी होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहां लिखेंगे, यहां अतः क्या है? ओपी क्या है? रेखा, या ये भी कह सकते हैं इसको ऐसा, रेखा ए बी पर स्थित, रेखा ए बी पर स्थित पी एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा बिंदु है जो अन्य सभी बिंदुओं, अन्य बिंदुओं से तथा अन्य बिंदुओं से तथा केंद्र ओ से कम दूरी पर, या फिर कह देते हैं न्यूनतम दूरी पर है। और ध्यान देखिए भैया, अगर जो न्यूनतम दूरी पर होता है उस न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं?
रेडियस कहते, सॉरी क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और रेडियस ही क्या होता है फिर तो सर, रेडियस तो ये होगा ही, लेकिन जो न्यूनतम दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखोगे, इसलिए क्या हो जाएगा, बिंदुओं के बीच, क्या भैया, बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंब होती है। क्या हो जाएगी भैया, यहां से लंब हो जाएगी। ये आपका था थ्योरम पहला। न्यूनतम दूरी क्या होती है, न्यूनतम दूरी लंब होती है। अतः क्या हो जाएगा भैया, यहां से OP लंब होगा किस पर, AB पर। ये था थ्योरम। इसमें थोड़ा लैंग्वेज ज्यादा था, इसमें कैलकुलेशन नहीं था, तो थोड़ा समझना ये है। हम लोगों ने पहले क्या किया, सवाल को पढ़ा तो मुझे इतनी बातें पता चल गई, मैंने ये लिख लिया। फिर हमने रचना में थोड़ा सा काम कर लिया कि यहाँ पे P तो पहले से AB था, क्योंकि ये स्पर्श बिंदु है, P पहले से था तो OP को मिलाया, उसके साथ ही साथ AB पर एक पॉइंट ले लिया। अब वहां से फिर हमने दिखाना क्या था कि ये परपेंडिकुलर है। फिर क्या करना है, मैंने Q से बाहर जो बिंदु लिया है, इसका मतलब अगर कोई बाहर बिंदु है तो सीधी बात है, त्रिज्या से क्या होगा, बड़ा, और अंदर वाला त्रिज्या से छोटा होगा। तो बाहर बिंदु है तो त्रिज्या से क्या होगा, बड़ा होगा। त्रिज्या को हम लोग R कहते हैं, और चूंकि R ही तो OP है, अगर R ही OP है तो इसका मतलब OQ क्या होगा, OP से भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब एक प्रकार से फिर तो और लाइन खींचा जाए, और पॉइंट ले ले, तो सर और पॉइंट लोगे तब भी OP क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब OP सबसे कम दूरी है, और सबसे कम दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, न्यूनतम दूरी को ही हम लोग परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। तो ये था थ्योरम 10.1, जल्दी से नोट करिएगा। तो इसी के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब पहुंचते हैं प्रश्नावली पर, और प्रश्नावली को समझते हैं। हमारे पास ये था 10.1 एक्सरसाइज। क्या हो जाएगा भैया, 10.1 एक्सरसाइज। अगर हम 10.1 की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्नावली जो आपका लिखा है वो 10 लिखा है, इसको हम लोग 10.1 बना देते हैं। क्या हो जाएगा, ये 10.1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, आपसे कहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। भैया सीधी सी बात है, हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा ये कि अगर हम कभी सर्कल बनाते हैं तो सर्कल पर क्या होता है सर, कई सारे अनेक बिंदु होते हैं। अगर अनेक बिंदु होते हैं तो हमें यह भी बताया गया कि एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच जाती है। फिर तो सर यहाँ पे हमारे पास कई सारे बिंदु दिख रहे हैं, हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जितने बिंदु हो सकते हैं उतने स्पर्श रेखा भी होगी। तो सर्कल अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो इसका मतलब उस पर स्पर्श रेखा भी क्या होगी, अनेक होगी, मतलब अनंत। इसका भी सिर्फ आंसर देना था आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा आपके लिए। यहां लिख देंगे आप लोग क्या, अनंत, अनंत हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, या किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कितने बिंदुओं पर, भैया स्पर्श रेखा भी हम लोग पढ़े, स्पर्श रेखा हमेशा कितने बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। सर प्रतिच्छेद एक ही बिंदु पर करती है। अगर एक से ज्यादा बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगी तो भैया स्पर्श रेखा नहीं होगी, फिर तो छेदक रेखा हो जाएगी। इसका मतलब यहां हो जाएगा एक बिंदुओं पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को भैया, अगर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई कोई रेखा जाएगी उसका नाम क्या होगा, सीधी सी बात भैया, उसका नाम हो जाएगा छेदक रेखा। क्या हो जाएगा, छेदक रेखा, ये हो जाएगा। एक वृत्त की भैया समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर हमें वृत्त पर स्पर्श रेखा ही खींचनी है तो हमें समांतर खींचनी है। अब हमें पता है एक बिंदु से कितनी रेखा होती है भैया, एक ही तो स्पर्श होती है। एक बिंदु से क्या होता है, एक ही स्पर्श रेखा है। तो फिर तो इसको थोड़ा सा स्पर्श करा देते हैं ऐसा। अगर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है फिर तो समांतर की बात कर रहा है। इसके समांतर कहां पे होगा, यहां पे होगा, और आगे हम खींच नहीं पाएंगे। इसका मतलब एक वृत्त की क्या होती है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब चाहे इधर देखो
या इधर, दो ना कह करके हम लोग एक समांतर कह देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त की क्या हो जाएगा, अगर जोड़ी के साथ समझा जाए तो एक समांतर होती है, अगर सिर्फ रेखा को कहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर दो आ जाएगा। थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, वृत्त के क्या हो जाएगा भैया, वृत्त की तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अगर हमारे पास ये वृत्त है और उभयनिष्ठ जो बिंदु है यहाँ पे, वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कह देंगे, स्पर्श बिंदु। ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। आ जाते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से नोट करिएगा। चलिए नोट कर लिए होंगे, अब नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, आपसे कहा है एक वृत्त है, वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो पहले एक वृत्त ले लेते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक वृत्त ले लेंगे। ये हमने कोई एक वृत्त ले लिया, ठीक है। अब क्या कहा है, इसमें कहा है ये वृत्त है तो सीधी सी बात इसका केंद्र यहां रहा होगा, ठीक है। और क्या कहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा। यहां पे कोई बिंदु है जिस पर हमें क्या खींचना है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। तो हम लोग एक स्पर्श रेखा ले लेंगे, यहां पे कुछ ऐसा। ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। कुछ ऐसा, ठीक है। एक वृत्त हुआ और वृत्त पर क्या लिया, एक स्पर्श रेखा ले लिया। अब क्या कहा, स्पर्श रेखा पे उस बिंदु का नाम क्या रखा है, P। क्या रखा है, P। आपसे कहा है PQ, PQ O से जाने वाली, यानी O से कोई रेखा है और वो कहां जा रही है, PQ। अगर ऐसा है तो इसको हम थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये कुछ ऐसा। अब यहां पे एक पॉइंट और भी है जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, Q। क्या रखेंगे यहाँ पे, Q। यहाँ पे एक Q होगा। और ये कहा गया है कि PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली, यहाँ पे हमारे पास P है और Q है। एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है। ये O है और ये OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फिर क्या कहा गया है, और ये बताया गया है, त्रिज्या भी दिया गया है। त्रिज्या कितना, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होगी उसे हम लोग त्रिज्या कहेंगे। और त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, आपसे पूछा है भैया PQ की लंबाई बताओ क्या हो जाएगी। PQ की क्या बतानी है हमें, यहाँ पे लंबाई बतानी है, वो क्या होगी, PQ की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है। एक बार फिर से चित्र को समझते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था, हम लोगों ने बना लिया। वृत्त पर क्या एक बिंदु P है और P से हम लोगों ने एक स्पर्श रेखा खींचा जिसका नाम PQ है। O से जाने वाली, तो भैया यहां से हम लोगों ने क्या किया, O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है, यहाँ OQ मिला। और आपसे बताया OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमसे PQ की लंबाई पूछा है। सिंपल सत्य है, क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखते हैं हल में। हल में एक बात जरूर लिख दोगे, क्या अभी जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, क्या था थ्योरम हमारे पास, प्रमेय 10.1, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, प्रमेय 10.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, ये बात आपको थोड़ा सा लिख देना है ताकि कंफर्म हो जाए। अच्छा, ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा, ऐसा लिखने से फायदा ये हो जाएगा, फिर तो ट्रायंगल जो है ना भैया OPQ क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और अगर समकोण त्रिभुज है तो भैया यहाँ पे जो P एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री।
इसलिए क्या लगा दोगे यहाँ पे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या बताया गया है, पाइथागोरस प्रमेय में हमें बताया गया है हाइपोटीनियस, यानी भैया इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। यानी हाइपोटीनियस का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, आधार के स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर, लंब परपेंडिकुलर हो जाएगा और आधार बेस हो जाएगा। तो कर्ण का मान तो बताया गया है भैया, 90 के सामने जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, क्या हो गया ये 12 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार, और आधार हमारे पास है PQ, तो PQ का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, और लंब हमारे पास क्या है 5, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ये इसको आगे सॉल्व करेंगे तो भैया हमको तो PQ चाहिए, तो PQ को यहीं पे रोक देंगे, तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अगर ऐसा है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, घटाएंगे तो कितना आएगा भैया, ये 4 है, 4 से घटेगा नहीं, उधार लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 14, 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 119 आ जाएगा। और यहाँ पे PQ, इसका मतलब हमसे PQ की क्या पूछा गया था, लंबाई, और PQ की लंबाई है रूट में कितना 119, जो कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास, तीसरा था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा कौन सा, अगला, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा, एक वृत्त खींचिए। ठीक है, एक वृत्त खींचने की बात कर रहा है, हम लोग एक वृत्त खींच लेंगे जल्दी से। ये हम लोगों ने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक कोई रेखा है तो यहां हम लोग एक रेखा भी ले लेते हैं, एक कोई भी रेखा ले लेते हैं यहां से। तो ये हमने एक कोई रेखा ले ली, इसका नाम भी रख सकते हैं, क्या रख देते हैं यहाँ पे नाम हम लोगों ने, इसका नाम रख देते हैं P और इसका नाम रख देते हैं Q। एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक रेखा स्पर्श हो, यानी एक रेखा क्या हो जाए भैया, समांतर रहे लेकिन दूसरी क्या हो, इस पे स्पर्श करती रहे। अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इसको स्पर्श करते हुए खींचेंगे। एक रेखा समांतर भी हो और स्पर्श करती हो, तो ये हमने स्पर्श करवा दिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम लोग, ऐसा। ये था भैया, क्या कहा, एक वृत्त खींचिए और एक क्या लीजिए, एक समांतर रेखा, यानी हम लोगों ने एक वृत्त खींचा और एक दी गई रेखा लिए, और रेखा के समांतर दो रेखा खींचनी है, जिनमें से एक क्या हो, स्पर्श हो। तो ठीक है, मैंने एक और रेखा खींची जिसको क्या कर दिया यहाँ पे, स्पर्श करवा दिया। क्या करवा दिया यहाँ पे, स्पर्श। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम लोग क्या, यम यन। क्या रख देंगे, यम यन। और फिर क्या कहा, उनमें से एक दूसरी रेखा हो जो क्या हो, छेदक रेखा हो, यानी एक रेखा मुझे और लेनी है जो इसको क्या करता हो भैया, छेदक का काम करता हो। तो हम एक रेखा और ले लेते हैं यहाँ पे, एक रेखा और ले लेंगे यहाँ से, तो वो रेखा इसको क्या करेगी, ये छेदक रेखा, और समांतर भी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा। इसका नाम रख देते हैं कुछ भी हम लोग, क्या, इसका नाम रख देते हैं आर एस। क्या, आर और एस। और ये वृत्त का क्या हो जाएगा, हमारे पास सेंटर हो जाएगा। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, मतलब चित्र बनाने के लिए करा। कह रहा एक वृत्त खींचिए, एक रेखा लीजिए और रेखा के समांतर दो, रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचनी है, एक स्पर्श कर दे और दूसरी क्या हो जाए, इसको छेदक रेखा का कार्य करे। तो बस इतना करके छोड़ देना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ 10.1 भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।